राम राम नमस्कार। तो आज अपन पढ़ेंगे नदियों का टॉपिक। पिछले 4-5 दिन से क्लास नहीं आ रही, तो कोई कारण था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। बाकी अपने स्टार्ट करते हैं वापस से। ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही थी। पिछले वाली क्लास में अपन ने देखा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और एक ही क्लास में अपने टॉपिक खल्लास हो गया था। तो शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान में जो भी अपने नदियां हैं किस तरीके से बहती है। क्या कुछ क्वेश्चन जो प्रश्न आते हैं अपने एग्जाम में, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, वो सारा चीज अपन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो टॉपिक है अपने नदियां। यही था अपने कल ही। तो नदियों के टॉपिक में अपन ने कल जो बातचीत की थी नॉर्मली, तो अपन ने देखा था कि अपने राजस्थान में जो नदियां आती है ज्यादातर वो अरावली के पूर्वी दिशा की ओर से आती है कि नहीं बताइए इतना। तो मैं अपने अरावली, ये अपने अरावली है, ठीक है, ऐसा लगभग है, ये चिड़िया बन गई है। तो इसके पूर्वी दिशा की ओर से सबसे ज्यादा नदियां बहती थी, और अरावली के पश्चिमी दिशा की ओर एक नदी बहती थी जिसे लूणी नदी कहते थे। कौन सी नदी? लूणी नदी। ये पश्चिमी दिशा में बहती है। राजस्थान की पश्चिमी दिशा की सबसे बड़ी नदी आ जाती है। क्लियर है? इतना मैंने बताया था। इसे पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा कहा गया है, और मरुगंगा जो कहा गया है, इंदिरा गांधी नहर को कहा गया है। पूछ ले आपसे कि राजस्थान की मरुगंगा किसको कहा गया है? राजस्थान की बोल रहा हूं मैं, तो इंदिरा गांधी नहर। बाकी पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो लूणी नदी। और लूणी जो नदी अपने चलती है, इस प्रवाह को जो बोला जाता है गोडवाड़ का मैदान बोला जाता है। जब भौतिक प्रदेश बताया था, अर्धशुष्क मैदान तो बताया था ना आपने, गोडवाड़ या लूणी बैसिन क्षेत्र, तो वो वाला आ जाता है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब ये तो अपने हो जाता है। इसी के साथ मैंने जो बताए थे भाई, अपने अरावली के सबसे ज्यादा अपने पूर्वी दिशा से निकलती है, पश्चिम की ओर एक नदी निकलती है। राजस्थान में अगर अपन बात करते हैं भाई, राजस्थान में जो नदियों का अपवाह है, वो अपवाह तंत्र 3 भागों में बटा है। देखो, एक होता है अपवाह, एक होता है द्रोणी, और एक अपवाह तंत्र होता है। तो सुनना, अपवाह क्या होता है? अपवाह तो मूल रूप से कोई बड़ी नदी चलती है। मान लो ये नदी अपने चंबल नदी है, ठीक है, तो ये मूल एक बड़ी नदी है, व्यापक स्तर की नदी है, ठीक है, तो इसे बोलेंगे अपन अपवाह, ठीक है। और इसके कुछ सहायक छोटी छोटी नदियां होती हैं, छोटी छोटी नदियां होती हैं, उन्हें बोला जाता है द्रोणी। क्या बोला जाता है? द्रोणी। समझने की कोशिश करना थोड़ा, ठीक है। और ये जो जाल बन जाता है, इसे क्या कहा जाता है? अपवाह तंत्र। और ये राजस्थान में जो अपने अपवाह तंत्र विद्यमान है, वो 3 भागों में, यानी 3 प्रकार का है, 3 प्रणाली, जिसमें अपने आता है, एक जो आता है, एक आता है बंगाल की खाड़ी की ओर, बंगाल खाड़ी अपने अपवाह तंत्र आता है, ठीक है। एक आता है अरब सागर, अरब सागर। एक आता है आंतरिक प्रवाह, ठीक है। ये कैसे क्या है ये भी जान लो। तो बंगाल की खाड़ी में जितनी भी अपने राजस्थान की जो अपने नदियां है या अपने बहने वाले, तो ये नदियां जो अपना जल कहां पर ले जाती हैं? बंगाल की खाड़ी की ओर लेकर जाती हैं। वे नदियां इस बंगाल के अपवाह तंत्र में आती है। जिससे अपने राजस्थान की बात करते हैं तो चंबल और बनास, बनास वैसे चंबल की सहायक सबसे बड़ी है कि नहीं, बताया था मैंने। तो चंबल नदी और अपने बनास और इनकी जो भी अपनी सहायक छोटी मोटी नदियां हैं, सारी की सारी अपने बंगाल खाड़ी में जाती है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो अरब सागर में, अरब सागर की बात करते हैं, वैसे बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं, तो ये 24%, राजस्थान की 24% जो नदियां होती है वो किसमें आती है? बंगाल की खाड़ी में। और बात करते हैं अरब सागर में, तो 16%, कितनी? 16%, जिसमें माही आती है, लूणी आती है, साबरमती आती है कि नहीं, पश्चिमी बनास आती है। क्लियर है? चलो, आंतरिक प्रवाह, आंतरिक प्रवाह जो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा विद्यमान है, और कितना है भाई साहब? 60%, 60% अपना जो नदियां वो आंतरिक प्रवाह है। आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं तो घग्गर नदी जिसे बोला जाता है। आंतरिक प्रवाह का मतलब ये होता है कि अपन सेल्फी लेंगे किसी नदी के साथ में, तो अपनी केवल अपनी शक्ल ही दिखेगी, नदी नहीं दिखाई देगी, यानी जमीन के अंदर की साइड से चलती है
वो क्या कहलाता है, आंतरिक प्रवाह कहलाता है। समझेंगे बात को? तो ये हो जाता है अपने क्लियर, 3 भागों में थे। अब पूछ लेता है कभी अपने त्रिवेणी संगम को लेकर, तो राजस्थान में त्रिवेणी संगम भाई साहब ऑनलाइन वालों भी सुन लेना, सारे 4 है। ज्यादातर अपने बच्चों को इतना पता होता है 3, लेकिन वास्तविक रूप से 4 है। कितने? 4 है, जो कि अपने कैसे कैसे है। एक तो बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम जो कि अपने आदिवासियों का कुंभ लगता है, और हाल में यहाँ पर अपनी जो पूजा की जा रही है वो महिला पंडित द्वारा मंत्र पूजा की जा रही है, इसलिए चर्चा में ये। तो आदिवासियों का कुंभ है, नवपटरा गांव डूंगरपुर ये धाम पड़ता है, संत मावजी के लिए जाना जाता है, और आदिवासियों की सबसे ज्यादा यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर अपने जो नदियां हैं, 3 नदियां हैं, सोम, माही, जाखन। ठीक है, सोम, माही, जाखन, मां सो जा, ट्रिक भी याद कर लेना है। तो सोम माई जाखन पढ़ दो या मां सो जा, इसको फुल फॉर्म करेंगे तो सोम माई जाखन हो जाएगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। तो एक होता है, ठीक, इसके बाद में है बिगोद। कौन सी? बिगोद। और बिगोद कहां पर है? आंसिद। कहां पर है? आंसिद। आंसिद जगह पड़ती है भाई साहब भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में आंसिद पड़ता है, ये ध्यान रखना। आंसिद अपने देव नारायण जी का जन्म भी जो होता है अपने आंसिद में ही होता है। क्लियर है? आंसिद में जो नदियां आती हैं, यानी बिगोद में जो त्रिवेणी संगम है वो अपने बनास है, बेड़च है और मैनाल है। एक चीज क्लियर करता हूं, जब भी आप भीलवाड़ा का नाम पढ़ते हो तो उसमें अपने त्रिवेणी संगम में मैनाल ढूंढने की कोशिश करना, ये देखना कि ऑप्शन में मैनाल है या नहीं है। मैनाल से जो चीजें जुड़ी होती है, जैसे वाटरफॉल हो गया, भाई झरना भी अपने, वो यहीं पर ही। ठीक है, क्लियर है? आगे चलूंगा। तो ये हो जाता है। अब बात करते हैं राजमहल। कौन सा? राजमहल। ये अपने जगह पड़ती है देवली में। ठीक है, राजमहल देवली टोंक जिले में। ठीक है, तो यहां पर जो अपने आती है नदियां हैं, तो एक होती है बनास, चंबल और अपने बेड़च, खारी होगी या खारी, सॉरी, बनास, डाई, खारी जो होती है, राजमहल टॉप वाली नदियां होती है, ध्यान रखना। बनास, डाई, खारी, सॉरी, बनास, डाई और खारी, ये नदियां जो आती हैं ये अपने ज्यादातर अपने राजमहल। तो राजमहल वाला थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें ज्यादातर कंफ्यूजन वाला मामला होता है। इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए एक चीज ध्यान में रखना, ये अपने टोंक में पड़ता है, और टोंक की बात करते हैं तो ये अजमेर के बराबर में पड़ता है। ये जो दोनों नदियां आती है, ठीक है भाई, अपने बनास तो हुई थी एक डाई और एक खारी, ये दोनों ही अपने अजमेर से निकली हुई है, ये ध्यान रखना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ध्यान रखना। तो ये और ये मिलती है, तो इसमें 3 नदियां हो जाएगी भाई। अजमेर से निकलती है अपने डाई भी और खारी भी, और ये मिलती कहां पर है? अपने टोंक में मिलती है, राजसमंद वाले में। तो अपने कौन सी हो जाएगी? बनास, डाई, खारी, ये राजमहल देवली टोंक में जाती है। इसके बाद में एक होता है रामेश्वर। कौन सा? रामेश्वर। जो रामेश्वर घाट की बात करते हैं तो ये सवाई माधोपुर में, कहीं सवाई माधोपुर में होता है। इसके जो है अपने बनास, चंबल और सीप, बनास, चंबल, सीप, ये नदियां आती हैं यहाँ पर रामेश्वर सवाई माधोपुर की बात करें तो। क्लियर है? तो त्रिवेणी संगम पढ़ लिए, उसके बाद में किस तरीके से बटा हुआ था ये सारा पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे, देखो और भी चीजें आती है वैसे अपने भाई, किस नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है। तो जैसे जैसे नदियां में पढ़ाऊंगा सारा कुछ अपने क्लियर होता जाएगा भाई। अभी ऐसे करेंगे तो फालतू में देखो ऐसा कोई क्वेश्चन इतना पुटअप भी नहीं होता, और जैसे पुटअप होता है तो मोटा मोटा क्वेश्चन होता है, जो जैसे जिस तरीके से मैं नदी प्रवाहित करूंगा जिले में, तो वो शहर बताऊंगा और वो जिला भी बता दूंगा। ठीक है, बाकी अपने चलते हैं। एक जो मोटी मोटी बात पूछ ली जाती है तो वो चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अपने सबसे ज्यादा नदियां कहां पर लगती है कि नहीं भाई। आपसे जिला पूछ ले कि किस जिले में सबसे ज्यादा नदियां बहती है, तो वो जिला भाई साहब चित्तौड़गढ़ है। कौन सा? चित्तौड़गढ़। और पूछ ले आपसे कि सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो कोटा संभाग है। कौन सा? कोटा संभाग हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कहां पर नदी नहीं है,
जहां पर नदी नहीं है तो भैया वो अपने मैंने बताया था बीकानेर और चूरू, बीकानेर और चूरू जिले में कोई नदी नहीं है। संभाग की बात करते हैं कि संभाग कौन सा संभाग है जहां पर सबसे कम नदियां हैं, तो वो संभाग भी अपने बीकानेर है, समझना। बीकानेर में कौन सी जिला आते हैं, तो इसकी ट्रिक मैंने बता रखी है बहुत अच्छे तरीके से। बिग चूहा यानी बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, इन जिलों में, इन चारों जिलों में एक ही नदी है, कौन सी, घग्गर, ठीक है। तो इसलिए इस संभाग में कोई नदी नहीं है, जबकि हाड़ौती संभाग या कोटा संभाग में सबसे ज्यादा नदियां हो जाती है। ये भी ध्यान रखो, समझने की कोशिश करो। आ गया, तो ये हो जाती है मोटी मोटी बातें। अब बात करते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो भैया राजस्थान में पूछे या राजस्थान की सबसे बड़ी नदी पूछे, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, सीधी सबसे बड़ी नदी आती है चंबल। कौन सी, चंबल, ये ध्यान रखना सबसे बड़ी नदी है। पूछ ले कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी, तो वो है लूनी नदी, ठीक है। पूछ ले पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली नदी, कल बताया था मैंने बहुत अच्छे तरीके से, पूर्ण रूप से, तो वो है बनास नदी। कौन सी नदी, बनास नदी, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा अपने एक तरीके से जल ग्रहण क्षमता वाली नदी, तो सबसे ज्यादा जल ग्रहण कर सकती है भाई साहब ये बनास नदी है। कौन सी नदी, बनास नदी सबसे ज्यादा जल ग्रहण कर सकती है और सबसे ज्यादा सतही जो जल लेकर जाती है, सबसे ज्यादा राजस्थान में सतही जल लेकर जाती है, वो भाई साहब चंबल नदी है, चंबल नदी है, क्लियर है। हाँ, राजस्थान में चंबल, लूनी और बनास तीनों ही ऐसी नदियां हैं जो प्रत्येक नदी राजस्थान की 6 अलग अलग जिलों में से बहती है। ये भी ध्यान रखना, 6 जिलों में से होकर गुजरती है, ठीक है। और इसमें अपने बनास, बनास और अपने माही की बात करते हैं या लूनी की बात करते हैं, तो अपने वैसे बोल सकते हैं अपने प्रमुख बरसाती नदियां हैं लूनी और अपने जो बनास है, प्रमुख बरसाती नदियां होती है, यानी बरसात चलेगी तो ज्यादा से ज्यादा अपनी ये नदियां प्रवाह होती जाएगी, क्लियर है। चलो आगे, और पूछा जाता है क्वेश्चन में नित्य वाहिनी यानी हर रोज बहती है, 12 महीने बहती है, कभी सूखती नहीं, वो है अपने चंबल नदी, क्लियर है क्या। चालू किया आगे, हाँ, तो समझ में तो आता है, ठीक है। अब चलेंगे अपने अफवाह तंत्र किस हिसाब से चलता है, तो आज की जो अपनी स्पेशल क्लास रहेगी वो केवल और केवल बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र को लेकर रह जाती है, बस इतना ही पढ़ेंगे आज, जिसमें अपने को चंबल पढ़ना है। कौन सी, चंबल, चंबल, और साथ में अपन पढ़ेंगे बनास नदी, और इनकी सारी नदियां पढ़ लेंगे साथ ही, तो इससे अपने ये बंगाल खाड़ी का अफवाह तंत्र इसमें क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, एक ही क्लास में खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपने अरब सागर पढ़ लेंगे, अरब सागर की होगी 3 क्लास में आपका ये नदियों का टॉपिक एकदम खत्म हो जाता है, क्लियर है क्या। कभी वो इसमें पूछता है भाई अपने कौन सा दुर्ग बना हुआ है, कौन सा अभ्यारण्य स्थित है, तो मैंने अभ्यारण्य में वैसे वो करवा रखा है, और यहाँ पर भी जैसे नदी पाऊंगा ना तो उसी अकॉर्डिंग में आ जाएगा फटाफट। तो देखो अपने बंगाल खाड़ी का अफवाह तंत्र चल रहा था, तो समझने की कोशिश करना। अब अपने आएगी चंबल नदी, कौन सी, चंबल, देखना गौर से अच्छे तरीके से। चंबल नदी आती है, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ये बहती है, 3 स्टेट में बहती है, ठीक है। विश्व क्रोकोडाइल सेंचुरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि घड़ियालों की शरण स्थली है सबसे बड़ी, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। ये जो निकलती है ये अपने मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में, एमपी के इंदौर जिले के एक गांव पड़ता है महू गांव। कौन सा गांव, महू गांव, और उसमें अपने उस गांव में एक पहाड़ी पड़ती है जनापाव पहाड़ी। कौन सी, जनापाव, 616 मीटर एक ऊंची पहाड़ी पड़ती है जनापाव पहाड़ी। इसमें से एक नदी प्रवाहित होती है जिसे क्या कहा जाता है, चंबल कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे और बताओ कि इसमें अपने इसे स्वर्णवती भी कहा जाता है और राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। चलो बताइए मैं राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु की अगर अपन बात करते हैं तो राठी गाय को भी कहा जाता है,
राठी गाय को भी कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा सतही जल लेकर जाती है और अपने बोल सकते हैं ये नदी जहां पर प्रवाहित होती है वो सबसे ज्यादा बीहड़ बनाकर चलती है। ठीक है, बीहड़ बोलते हैं, उत्कात स्थलाकृति आप बोल सकते हो, ब्रश सीमा क्षेत्र बोल सकते हैं, अब ब्रंश घाटी या ब्रंश घाटी। देखो जब भी कोई नदी आती है और पहाड़ों के बीच में से गुजरती है तो इसे बांटकर हुई तो चलेगी, एक तरीके से बांटेंगी नहीं बटेंगी, तो इस तरीके से इसे अपने एक तरीके से रिफ्ट वैली में चलने वाली ही अपने बोल सकते हैं एक तरीके से वृक्ष सीमांत क्षेत्र बोलो। इसी क्षेत्र को अपने डांग क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर है? चलो क्या मैं आगे, ठीक है, तो समझने की कोशिश करना। पहले तो आप चंबल नदी का थोड़ा सा उत्पत्ति वगैरह ये देख लोगी तो आपको लंबाई चौड़ाई भी आसानी से पता चलेगी। तो ये अपने राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान का अपडेट थोड़ा मॉडल अपडेट हो गया। खैर अपने जो चंबल नदी आती है ये जनापा पहाड़ी होगी एमपी में, इसके बाद में ये 84 यानी चित्तौड़ में एंट्री करती है, चित्तौड़। फिर उसके बाद में ये नदी आती है कोटा, फिर आती है बूंदी, फिर आती है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, है कि नहीं। फिर उसके बाद में ये नदी आती है अपने यमुना में मिलती है, यमुना में अपने उत्तर प्रदेश के मुरादगंज जिले का एक जगह पड़ती है इटावा नामक स्थान पर ये यमुना में मिल जाती है। ठीक है, और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल नदी। क्लियर है? इसकी टोटल लंबाई की बात करते हैं तो 966 किलोमीटर है, ये ध्यान कर लेना। 966 किलोमीटर है, कहीं 1050 भी देता है, ये ध्यान रखना। तो अपने को ना तो 1050 याद रखना है ना कमती बत्ती, सीधा यहाँ पर देख लो 1966 है, ये सॉरी 966 किलोमीटर के दायरे में बहती है। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान में भी बताइए भाई साहब, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस नदी के मामले में। तो 135 किलोमीटर में ही ये नदी बहती है। कि भैया ये कैसे पता, कि आपने कैसे बता दिया, कोई जगह तो अपने 252 भी दे रखा है, तो भैया 252 कर रहा हूं आपने, 0 नंबर मिलेंगे नहीं तो 135 कर रहा हूं। क्यों करके आना है? क्योंकि यहाँ पर अपने भूगोल वेत्ता हरिमोहन सक्सेना ने बताया था कि इसकी लंबाई जो वास्तविक रूप से है 135 किलोमीटर है, और यही अपने आरपीसी ने सही माना है। तो आरपीसी की मानना है अपने को, इसमें भी आरपीसी ने ही माना है। ठीक है, तो ये अपने 6 जिलों में से बहती है। इसकी टोटल लंबाई मैंने बता दी है किस तरीके से है, दैट क्लियर। आगे चलूं नहीं तो फिर चलो, कितना आता है भाई, इसे चौड़वती कहा जाता है, कामधेनु कहा जाता है। इसका जो बैसिन क्षेत्र है, यानी अलग अलग जो नदियां इसमें आकर मिलती है, भाई बैसिन क्षेत्र क्या होती है, जो भी अपने कुछ नदियां आती है वो क्षेत्र होता है बैसिन क्षेत्र। तो इसका नदी का जो अपने आता है बैसिन क्षेत्र, वो राजस्थान के 11 जिलों में अपने ये बैसिन क्षेत्र फैला हुआ है। क्लियर है? और सबसे ज्यादा बैसिन जो फैला हुआ है वो 12 जिले में फैला हुआ है। कितने में? अपने कौन से जिले में? 12 जिले में। जबकि ये नदी है ना 12 जिले में आती नहीं है, जानना। ये देखो ये पड़ गया अपने 12, इस वाला भागी तो है अपने 12 जिला, यही तो है। तो यहाँ पर कोई नदी बह रही है कि ये चंबल तो ये बह रही, तो ये भी ध्यान रखना कि 11 जिलों में इसका बैसिन आता है, ये 12 जिले में आ जाती है। विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जिसे विश्व यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है। इसमें अपने राजड़ परियोजना भी चली थी। ठीक है, राजड़ा परियोजना चली थी, चंबल में ही चली थी अपने, ये भी रखना। और अपने विश्व यूनेस्को में शामिल किया गया था और एकमात्र ऐसी नदी जिसमें 4 डैम बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं अपन चलते हैं, अब मैप को फॉलो करेंगे सीधा सिंपल, 2 मिनट में अपने चंबल नदी कंप्लीट हो जाए। अब देखो तो सब ज्यादातर अपने एक बात है, नदियों को लेकर सब बच्चा डरता है, सही बात है, पढ़ाने वाला भी डरता है और पढ़ने वाला भी डरता है। आज देखते हैं, देखिए नदियां डरती है या अपन डरते हैं, अभी यही याद हो जाएगा, मेरे साथ बस बोलते रहना। तो अपने चंबल नदी बह रही थी, ठीक है, ये अपने जनापाव पहाड़ी है, क्लियर है। उसके बाद में ये नदी आएगी ठीक यूं चलती हुई और कहीं पर रोकना होता नहीं है अपने को, ये आती है और ये छोट अपने नदी आती है, इसे बोला जाता है यमुना। ठीक है, ये चंबल नदी है, निकलती कहां से है? जनापाव पहाड़ी यानी मध्य प्रदेश से। क्लियर? तो उत्पत्ति पूछ ले चंबल की तो जनापाव पहाड़ी
यानी एमपी से ये नदी आती है, उसके बाद में एमपी में बहती है, बहुत अच्छे तरीके से बड़े प्यार से बहती है और ये राजस्थान में एंट्री करती है। तो ये प्रवेश जो करती है कहां पर करती है, ये 84 गढ़ चित्तौड़ में प्रवेश करती है। यानी जो लिजामा 84 गढ़ चित्तौड़ में प्रवेश कर चुकी। क्लियर है क्या? चलो आगे चलते हैं। उसके बाद में ये नदी आती है अपने कोटा में आती है भाई साहब। कहां पर आती है? कोटा में आ जाती है। फिर उसके बाद में ये नदी आती है भाई साहब बूंदी में आ जा, बूंदी में आ जाती है। बूंदी के बाद में आप बताओ सवाई माधोपुर मारी मुनारी आ रही थी, तो सवाई माधोपुर में इसको ले जाते हैं। ये आ जाता है SWN, शॉर्ट लिखेंगे। उसके बाद में आती है ये थोड़ा सा सवाई माधोपुर के बाद में मैं एक जगह लिखता हूं यहाँ पर, रामेश्वर। कौन सी? रामेश्वर। ठीक है, रामेश्वर घाट अपना त्रिवेणी संगम के लिए। ये आती है फिर करौली। ठीक है, और फिर आती है धौलपुर। डीपी का मतलब कोई व्हाट्सएप डिस्प्ले नहीं समझेगा। ठीक है, चलो तो अपने मध्य प्रदेश की इसमें नदियां मिलती है कुछ। एमपी से जो मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश में ही इस नदी में मिल जाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी में मैं एक बार एग्जाम देके आया था, उसमें पूछा गया था शिवान रेतम शिप्रा क्या है? कौन सी? शिवान, रेतम और शिप्रा। तो भाई साहब ये चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं और शिप्रा नदी है, इसी के किनारे एक शहर पड़ता है जिसे उज्जैन नदी बोला जाता है। उज्जैन बर्तरी बाबू जाना अपने अलवर में कड़े से एडल को उज्जैन की नगरी से एडल कहा जाता है कि सोने की नगरी थी उस टाइम, तो ठोकर मार के वो यहाँ पर आ गए थे। तो सोने की नगरी, सोने के महलों में भी भाई साहब किसी को सुख नहीं है तो नहीं है, ये तो किस्मत की बात है। आपका तालाब बहुत जगह प्रवचन है कि नहीं? तो शिवान रेतम और शिप्रा किनारे अपने बसा हुआ है उज्जैन। अब एक जगह पड़ती है अपने एमपी में ही, यहाँ पर एक डैम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? डैम यानी बांध बना हुआ है, इसे बोलते हैं गांधी सागर। कौन सा सागर है? गांधी सागर। और गांधी सागर भाई साहब रट्टो अपने मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ा है मंदसौर। कौन सी? मंदसौर। मंदसौर में अपने ये बांध बना हुआ है। क्लियर है क्या? समझने की कोशिश करना। जब ये नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती है तो उसमें मध्य प्रदेश में मिलने वाली 3 नदियां शिवान, रेतम, शिप्रा बोलना याद हो गया। फिर मध्य प्रदेश के मंदसौर नामक स्थान पर एक डैम बना हुआ है गांधी सागर नाम से। क्लियर है? उसके बाद में 84 गढ़ में ये अपने प्रवेश करती है, एंट्री करती है। ठीक है, और फिर ये आती है और चित्तौड़ में बहती है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में बहती है। तो यो चित्तौड़गढ़ हो जा भाई। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में आती है और यहाँ पर अपने एक चित्तौड़गढ़ में एक डैम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? डैम बना हुआ है राणा प्रताप सागर। सुनाएगा नाम? राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है जो कि राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा है। बताओ, दैट इज क्लियर? कोई दिक्कत तो कमेंट कर देना वीडियो में। ठीक है, तो राणा प्रताप सागर अपने राजस्थान में सबसे बड़ा है जल भराव की दृष्टि से। ठीक है, अब इसके बाद में अपने आएंगे तो एक जगह पड़ती है भैंसरोडगढ़, और भैंसरोडगढ़ में अपने वाटरफॉल पड़ता है, यानी एक जलप्रपात पड़ता है। इसे बोला जाता है चूलिया जलप्रपात। कौन सा? चूलिया जलप्रपात। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, मैंने काफी बार बता रखा है। 18 मीटर ऊंचा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात। क्लियर है क्या? चलो आगे चलो। कोटा में जो नदी आती है, 3 नदियां आती हैं, बहुत अच्छे तरीके से सुन लेना। एक आती है काली सिंध, एक आती है कुन्नो, एक आती है मेज नदी। कौन सी नदी? मेज नदी। अब बहुत से बच्चों को यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। मेज नदी से भीलवाड़ा से निकलती है, भीलवाड़ा से निकलती है और भैंस अपने कोटा में आकर ये मिल जाती है। इतना ही क्लियर कर लो भाई, भीलवाड़ा से आती है, मेज नदी। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद में एक बोला मैंने काली सिंध। कौन सी सिंध? काली सिंध। ठीक है, और एक आती है कुन्नो या कुन्नौर नदी, ये कुन्नू नदी आ जाती है। ठीक है क्या? समझने की बात करना। तो बूंदी की बात करता है। ठीक है,
इसके बाद में और नदी आती है, बूंदी में एक नदी आती है जिसे बोला जाता है कुराल नदी। कौन सी नदी? कुराल। अब हो गया सवाई माधोपुर की बात करते हैं तो एक नदी आती है जिसे बोला जाता है चाकण नदी। चाकण, कौन सी नदी? चाकण नदी। और चाकण कोई नदी नहीं है वैसे, नालों का समूह है। पानी के निकासी होती है ना, पानी अपने शहर में पानी भर जाओ तो निकाल दे नाला, तो नालों का समूह है जो कि अपने बूंदी से है। कहां से है? बूंदी से हो जाता है ये चाकण। और यहीं पर अपने बूंदी जिले में एक डैम बना हुआ है। चाकण बांध किस जिले में स्थित है? तो भाई चाकण नदी पर ही है और चाकण बांध बूंदी जिले में स्थित है। क्लियर है क्या? ठीक है। एक नदी और आई अड़ीसू, एमपी से आती है जिसे बोला जाता है पार्वती। कौन सी वती? पार्वती। ठीक है। अब बात करते हैं, ये आ गया भाई रामेश्वर घाट। और रामेश्वर घाट में अपने त्रिवेणी संगम है। कितना संगम? त्रिवेणी संगम है। 3 स्टार देंगे इसको। तो एक नदी आती है यहाँ पर, तो एक नदी यहाँ पर आती है। ठीक है। चंबल चली रही है, इसे बोलेंगे बनास नदी। बनास, चंबल और सीप का एक संगम है, ये हो जाता है अपने कंप्लीट। क्लियर है क्या? ये नदी क्षेत्र इसमें बिल्कुल ऑटोमेटिक सारा सारा हो गया। इनमें कोई नदियां आती नहीं, सीधी फिर ये धौलपुर से यमुना में मिलती है। इटावा नामक स्थान पे, इटावा लिख दे वहां, वैसे बोल तो दिया है मैंने, लेकिन इटावा लिख भी देता है कि नहीं। तो देखो अब तक ये अपने यही था, इसके अलावा अपने कोई नहीं पढ़ना। चंबल नदी जनापाव पहाड़ी से निकलती है। इसके बाद में एमपी में मिलने वाली 3 नदियां है, शिवान, रेतम, शिप्रा। शिप्रा किनारे है उज्जैन नदी, ठीक है, एमपी की है। उसके बाद में मंदसौर में जब ये नदी आती है, मंदसौर में एक नदी आती है तो गांधी सागर डैम बना हुआ है। इस मैप को 2 से 3 बार ट्राई करें, तब आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। बाकी इससे इजी तरीके से आपको नदियों का टॉपिक कतई ही नहीं हो सकता। मैंने बहुत ज्यादा इसमें कल काफी टाइम हो गया था मुझे ये करते हुए, मैं इसको सुलझाना भी है ताकि बच्चों की इजी तरीके से समझ में आ सके। पहले मैं पढ़ा था 1.5 साल पहले, उस टाइम थ्योरी में पढ़ा तो बड़ा जोर आया, याद है क्या? मैं पहले पढ़े थे तो नदियां सबसे बुरा टॉपिक लगता था मुझे खुद को ही, लेकिन अब अच्छा है ना, मैं याद करने की जरूरत है। मैप में अगर 2-3 बार भी दोहराते हो नदी को तो हो जाएगा। तो इतना आगे गांधी सागर, फिर राजस्थान में एंट्री करती है चौरासीगढ़ चित्तौड़। चित्तौड़ में चलेगी तो एक अपने राणा प्रताप सागर लिखना और एक अपने सूर्य जलप्रपात, बार बार बोलता हूँ इसलिए नदी किनारे लिख लोगे। उसके बाद में ये नदी आती है कोटा में। मैप में मैंने बहुत अच्छे से दर्शाया था, अभी कहां पर है। कोटा में 3 नदी आती हैं, कालीसिंध आती है, कुन्नो आती है, इधर से मेज नदी आती है। एकदम इजी, एकदम सोरो काम जो एकदम बिल्कुल इजी है। इतना इजी है, पढ़ाने की जरूरत है, पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी कितना इजी है। ठीक है। तो कोटा में अपने 3 नदी आती हैं, कालीसिंध, कुन्नू और मेज नदी। क्लियर है? मेज अपने भीलवाड़ा से निकलती है। कालीसिंध की बात करते हैं तो ये अपने मध्य प्रदेश से आती है। क्लियर है? हाँ। फिर इसके बाद में कुन्नू नदी आ गई, ये भी मध्य प्रदेश की है। ठीक है। उसके बाद में फिर ये जब बूंदी में आती है तो एक नदी आती है कुराल नदी। कौन सी नदी? कुराल नदी चित्तौड़गढ़ से आती है ये नदी। क्लियर है? आगे चलो, आगे चलते हैं तो ये नदी आती है सवाई माधोपुर में। माधोपुर में जब ये आती है तो एक नदी आती है एमपी से, सवाई माधोपुर में पार्वती नदी आती है, एमपी से आती है। ठीक है। और एक नदी आती है बूंदी से, चाकण नदी। ठीक है। स्थानीय नालों का समूह है, ये एमपी से आती है। सहौर विंध्याचल पर्वत से अपने आती है, ये एमपी के सहौर से। क्लियर है क्या? चलते हैं आगे। फिर उसके बाद में आती है, ये जब आगे चलेगी रामेश्वर घाट में आएगी ये नदी। कौन? चंबल नदी मूल रूप से। तो रामेश्वर में अपने 3 नदियों का संगम है, सीप, बनास, चंबल। एकदम इजी, अब तो इजी पूछो मत, बस मत पूछो, याद हो गया बस हमें है। तो मैंने यहाँ पर डैम बताया था, ये लो भाई चंबल नदी पर 4 डैम है। कहां कहां पर है? तो एक तो अपने एमपी में पड़ा, दूसरा राणा प्रताप सागर पड़ा, और बात करते हैं एक अपने कोटा बैराज। कौन सा बैराज? कोटा बैराज, कोटा जिले में ही है। एक है जवाहर सागर। कौन सा? जवाहर सागर। जवाहर सागर डैम भी अपने यहाँ पर बना हुआ है। अब देखो कुछ चीजें होती है, इनमें दिक्कत क्या आती है बच्चों को, ये चीज अपने कौन सी नदी कहां से निकलती है, कैसे क्या मिलती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कालीसिंध का याद रखना, ये कोटा के नानेरा स्थान पर मिलती है। नानेरा नामक गांव है, नानेरा गांव है ये कोटा में, वहां पर ये नदी मिलती है। क्लियर है क्या? अब कालीसिंध में भी अपने सहायक है, ये लो
ये है आहू, कौन सी है? आहू, आहू नदी आती है, ठीक है, मध्य प्रदेश से आती है ये नदी, ठीक है, आहू जो आती है मध्य प्रदेश से आती है। ये है परवन, कौन सी नदी? परवन, मध्य प्रदेश की। अपने बात करते हैं नदियां जो सबसे ज्यादा है वो मध्य प्रदेश की तो है, ठीक है, इसकी तो ज्यादातर चंबल की साइड है अपने मध्य प्रदेश की, तो परवन अपने काली सिंध में मिलेगी और अपने आहू भी काली सिंध में ही मिलती है। और ये मूल रूप से काली सिंध जो मिलती है चंबल के नानेरा नामक गांव में मिलती है, ठीक है। तो परवन की बात करते हैं तो ये आ गई, ठीक है, काली सिंध की साइड है, ठीक इसी तरीके से आहू भी। और आहू और परवन जहां पर आती है, आहू और काली सिंध जहां पर आती है, उस किले को जो बोला जाता है वो अपने गागरोन का किला कहा जाता है। कौन सा दुर्ग है ये? गागरोन। ये बहुत बार पूछा जाता है गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर है, तो भाई साहब आहू और काली नदी और अपने काली सिंध के संगम पर बना हुआ है। क्लियर है क्या? ये सुसनेर एमपी से निकलती है, सुसनेर एमपी से निकलती है, क्लियर है। अब पार्वती पढ़ लिया आप, ये पढ़ लिया, क्लियर है। इसके बाद में काली सिंध की एक दो साइड लिख लो, कभी बाई चांस पूछ ले। एक होता है चोली और एक होता है आमझर, ये भी मध्य प्रदेश की नदियां हो जाती है। अब बढ़ना है पार्वती नदी। कौन सी नदी? पार्वती। तो पार्वती की बात करते हैं तो ये देखो, ये मिल रखी है अपने, है कि नहीं मिल रखी? सवाई माधोपुर में अपने बहुत अच्छे तरीके से एक गांव पड़ता है पाली गांव। कौन सा गांव? सवाई माधोपुर में पाली गांव। पाली गांव लगभग कोटा से 65 किलोमीटर दूर है पाली गांव, उसमें अपने ये मिलती है कौन सी? पार्वती नदी हो जाती है। तो आप याद रखना कि सवाई माधोपुर में अपने पार्वती नदी मिलती है, ठीक है। तो ये एमपी से ही निकलती है ये नदी, ठीक है। अब इसकी जो सहायक है तो एक है लासी, बरनी, रेतड़ी, ठीक है, बेथली, अंधेरी। ये तो कोई बात नहीं अगर आप भूल जाते हो तो, लेकिन इसमें ये नदी मत भूलना, कूल और डूबराज। एक बात बताओ, ये नदियां, ये मान लो इनमें से दो नदी दे देखी, रेतड़ी, बेतली, अंधेरी और कूल डूबराज। मुख्य रूप से किसकी सहायक नदियां हैं? आपको ऑप्शन में पार्वती ना दे और चंबल दे दे तो चंबल भी तो कर सकते हो, क्योंकि ये पानी जा कहां रहा है? आखिर चंबल में ही जा रहा है। कान को इस तरफ से पकड़ो, इस तरफ से पकड़ो, भाई साहब कान भी मेरे दो है, नदियां भी अलग अलग है, लेकिन हमको याद रखना है क्योंकि इसका पानी जा कहां रहा है? चंबल में जा रहा है, इसलिए इसको चंबल की सहायक नदियां कह सकते हैं। क्लियर है क्या? चालू के आगे ये हो जाता है चंबल नदी तंत्र को लेकर आपके आज की क्लास एकदम कंप्लीट। अब चलते हैं, वैसे कितना टाइम हो गया इसमें चल रही है? 33 मिनट, ठीक है। अब चलते हैं अपने बनास, तो इसको खत्म कर देते हैं, बंगाल की खाड़ी को। अब अपन पढ़ेंगे बनास नदी। भाई इसमें कोई दिक्कत है ना? क्लियर है?